गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्कर जीन्स। आपके सिलेबस की यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम कंप्लीट कर लिया था। वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी, और एग्रोबैक्टीरियम भी एक प्लांट वेक्टर है जीन डिलीवरी का, वो भी हम पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक दे रखा है इसमें मार्कर जीन्स, वो मार्कर जीन्स हम आज पढ़ने वाले हैं संक्षिप्त में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें पढ़ेंगे सेलिएंट अचीवमेंट्स इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे कुछ उदाहरण जिसमें कि हमने बायोटेक्नोलॉजी काम में ली है और ऐसे कुछ क्रॉप्स बनाई गई हैं जो कि अभी काम में ली जा रही है। तो उसके कुछ मुख्य उदाहरण हम पढ़ेंगे। मार्कर जीन्स की बात करें तो मार्कर, अगर आप जो वर्ड आप सुनते हैं तो आपने देखा कि हम बोर्ड पे एक मार्कर से लिखते हैं, या फिर अगर हमको किसी का नाम लिखना है तो हम उस पर मार्कर लगा देते हैं कि भाई ये इसके ऊपर ये लिखा है। तो मार्कर मतलब कुछ पहचान करने योग्य कोई चीज़ होती है, उसे हम मार्कर कहते हैं, ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, पहचान कर पाएँ। अगर पूरे ग्रुप में से उसको निकालना हो तो हम उसे निकाल पाएँ। संक्षिप्त में हम यही बोलेंगे कि एक पूरा समूह है जिसमें से हमें यदि किसी पर्टिकुलर जीन को खोजना है, किसी पर्टिकुलर को, तो वो मार्कर जीन हमें उसकी हेल्प करेगा। तो यह है कि अब इसका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था कि एक फॉरेन जीन को हम पहले वेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने आपको सब बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और रिकम्बिनेंट क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड क्या होते हैं। तो रिकम्बिनेंट का मतलब होता है कि उसमें नए जीन का जुड़ना, और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है उस प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र हो जाना किसमें, किसी कोशिका के अंदर। आगे मैं और बताऊंगी आपको वो। तो यहाँ पर यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो हमारा जीन है, जैसे हमने बोला कि कोई डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन है, कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता का कोई जीन है, वो कैसे ट्रांसफ़र हो गया हमारे ई कोलाई में या जो भी वेक्टर है उसके अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि इकोलाई को हम एक पेट्री प्लेट में ग्रो करते हैं। पेट्री प्लेट में सारे इकोलाई इक्वली दिखते हैं, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि इन सारे इकोलाई में से वो इकोलाई कौन सा है जिसके अंदर हमारा जीन ट्रांसफ़र हो गया है। सिंपल सी चीज़ ये है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, मार्कर जीन्स। इन जीन्स के द्वारा हम हमारे उस इकोलाई की कोशिका को, या फिर कोई भी सजीव जैसे हम काम में ले रहे हैं, तो हम इकोलाई की बात करें, अगर हम प्लांट्स को भी काम में ले रहे हैं, एनिमल्स को काम में ले रहे हैं, तो कोई भी कोशिका जिसके अंदर फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बन चुकी है, उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं मार्कर जीन। सो अ मार्कर जीन इज़ यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी to determine if a piece of DNA has been successfully inserted into the host organism। तो यहाँ पे मार्कर जीन हमें यह बताता है कि हमारा जो डीएनए का खंड है जिसे हम ट्रांसफ़र करना चाहते थे होस्ट में, वो होस्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है या नहीं हुआ है। इसे हम पहचानेंगे मार्कर जीन के द्वारा। वापस मैं रिपीट करती हूँ, मार्कर जीन वह जीन होता है जिसके द्वारा हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारा फॉरेन डीएनए होस्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है या नहीं हुआ है। टाइप्स की बात करें तो मार्कर जीन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल का मतलब सेलेक्ट आप समझते हैं चयन करना। तो यहाँ पे आपको जो कॉलोनी होगी तो उसके अंदर आपको कुछ मृत कॉलोनी दिखेगी और कुछ जीवित कॉलोनी दिखेगी। तो उसमें से आपको अपने जो काम की कॉलोनी है उसको सेलेक्ट करना है। कॉलोनी मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी आप पेट्री प्लेट के ऊपर ग्रो करते हैं अगर हम इकोलाई को, तो ऐसे कॉलोनी के रूप में वो ग्रो करता है। तो ये हो गया सेलेक्टेबल मार्कर। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या अंतर होता है दोनों में। दूसरा है स्कोरेबल या स्क्रीनेबल मार्कर। स्कोरेबल मतलब कि वह अपने किसी इसमें कोई कॉलोनी डेड नहीं हो रही या जीवित नहीं हो रही, इसमें सिर्फ हम कलर के द्वारा पहचान सकते हैं। कुछ ऐसा पदार्थ बनता है जो कि कलर्ड होता है, या फिर कुछ उस जो रिकम्बिनेंट जीन होता है, रिकम्बिनेंट होस्ट है हमारा, वो कुछ ऐसा उत्पाद बनाएगा जिसके द्वारा हम आसानी से उसको पहचान के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई स्कोरेबल मार्कर की। अब अगर हम बात करें, वापस पहला लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अ सेलेक्टेबल मार्कर विल प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सेलेक्टिव एजेंट दैट वुड नॉर्मली किल इट और प्रिवेंट इट्स ग्रोथ। तो यहाँ पे ये है कि हमने क्या किया, अगर आपने याद है आपने PBR 322 पढ़ा था, वेक्टर पढ़े थे। तो वेक्टर में आपने देखा था कि हमने पहले हम वो एग्जांपल देख लेते ताकि आप समझ पाए। PBR की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ग्रीन कलर का DNA,
और यहाँ पे है BAM-H1 साइट, तो ये तो रेस्ट्रिक्शन साइट है। बाकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टर TCR, ये दो हमने जीन उसमें देखे थे कि जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं। तो ये दोनों जीन्स क्या होते हैं, ये दीज बोथ आर सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। ये उदाहरण किसके हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन के। कैसे हम इसकी क्लोनिंग करते हैं, ये वेक्टर है, आपको पता है इकोलाई का वेक्टर है। तो PBR322 को हम टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेस से कट करते हैं। कैसे कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन साइट है जिसका नाम है BAM-H1 साइट। यहाँ से उसको कट करेंगे और हमारा जो फॉरेन DNA है उसको हम वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे हमको वेक्टर भी दो प्रकार के प्राप्त हो जाएंगे। पहले वेक्टर वो होंगे जिसके अंदर हमारा फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हुआ है, दैट मीन्स टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है वो खंडित हो गया और बीच में हमारा फॉरेन जीन आ गया है। तो मतलब ये वाला वेक्टर जिस भी इकोलाई में होगा, वो इकोलाई की कोशिका के अंदर एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस तो दिखाएगा, वो मतलब वो एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी तो होगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसी कोशिकाओं, सबसे पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एम्पिसिलिन के अंदर। एम्पिसिलिन के अंदर वही कोशिका जीवित रहेगी जिसमें इन दोनों में से कोई भी प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो चुका है, और वो कुछ कोशिकाएं इकोलाई की जिसमें कि ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र नहीं हुए दोनों में से कोई भी, तो वो मृत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनमें एम्पिसिलिन का जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन पहुंचा ही नहीं है, ये APR जीन पहुंचा ही नहीं है। ये हुआ पहला सिलेक्शन, सेलेक्टेबल मार्कर काम आया। कौन सा काम में आया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला। अब इसके बाद में जब वो कोशिकाएं ट्रांसफ़र हो चुकी, हमने सेलेक्ट कर लिया कि इसमें हमारा वेक्टर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब तो वेक्टर भी दो प्रकार के बन सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, हम अपने हाथ से उसमें DNA नहीं जोड़ रहे। टेस्ट ट्यूब में कुछ भी हो सकता है, हमें नज़र नहीं आ रहा है कि अंदर क्या रिएक्शंस हो रही है, हम केवल अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ हमारा इस टाइम के बाद, इस टेम्परेचर के का ट्रीटमेंट देने के बाद में हमारा फॉरेन DNA उसमें जुड़ चुका है। लेकिन एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि कितने वेक्टर्स में वो जुड़ा है और किस में नहीं जुड़ा है। तो इसके लिए हम सेकंड सेलेक्टेबल मार्कर का प्रयोग करते हैं, जो कि होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं, पहले एम्पिसिलिन में डाला, उसके बाद में हमने सिलेक्शन कर लिया, जो कोशिकाएं जीवित रही उन कॉलोनीज को हमने ट्रांसफ़र किया टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे। अब टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे जो कोशिकाएं ग्रो करेगी वो तो होगी नॉन रिकम्बिनेंट, मतलब जिसके अंदर हमारा फॉरेन जीन नहीं है। और जो कोशिकाएं सेंसिटिव रहेगी टेट्रासाइक्लिन के लिए, वो वाली कौन सी होंगी, रिकम्बिनेंट कोशिकाएं। तो हम उनको वहीं उसी स्थान से सेलेक्ट करेंगे कि जो कोशिकाएं ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, ग्रो नहीं कर पा रही है, उनको हम सेलेक्ट करके फिर आगे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये समझ में आया। तो ये हो गया सेलेक्टेबल मार्कर, बहुत आसान है, सिर्फ आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस PBR322 पढ़ लेंगे तो ये उसका उदाहरण है, जिसमें आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर में कोई ऐसा एजेंट काम में लिया जाता है जिसके कारण जो हमारी बैक्टीरियल कोशिका है वह या तो ग्रोथ नहीं कर पाती या फिर बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। जिसमें रिकम्बिनेंट जीन है वह तो ग्रोथ कर लेती है, और जिसमें नहीं है वो नहीं कर पाती, या फिर इसका उल्टा भी होता है, जिसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेगेटिव सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन भी होता है इसमें, दो प्रकार का। हमें बस कुल मिला के इतना समझना है कि कोशिका जीवित है या मृत हो रही, ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, जीवित है या फिर मृत हो रही है, उसके आधार पे हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द मोस्ट कॉमन सेलेक्टिव एजेंट्स। मैंने बताया था आपको एंटीबायोटिक्स सबसे कॉमन सेलेक्टिव एजेंट्स है कि हम ऐसे जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले होते हैं, और उसी एंटीबायोटिक का फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। इन बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। अब प्लांट्स की बात करें, बैक्टीरिया में तो क्योंकि एंटीबायोटिक आप जानते हैं कि हम आसानी से यूज़ करते हैं, बट इन प्लांट्स एंटीबायोटिक्स दैट किल द क्लोरोप्लास्ट आर ऑफन यूज्ड एज वेल ऑल्दो टॉलरेंस टू सॉल्ट एंड, मतलब प्लांट्स में हम एंटीबायोटिक की बजाय और भी फैक्टर्स काम में ले सकते हैं, जैसे कि हम सॉल्ट टॉलरेंस जीन या जो भी स्ट्रेस टॉलरेंस या किसी प्रकार के स्ट्रेस को सहन करने वाला जो जीन है, सक्षम जो जीन है, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। कि जैसे मान लो आपने सॉल्ट टॉलरेंस जीन डाल दिया और फिर उस प्लांट कोशिका को आपने कहाँ ग्रो कर दिया, सॉल्ट वाले मीडियम पे, तो वही जीन वही कोशिका ग्रो करेगी जिसके अंदर सॉल्ट टॉलरेंट जीन है। ओके, तो इस प्रकार से हम सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करते हैं। इसका उदाहरण है PBR322। नेक्स्ट है स्कोरेबल या स्क्रीनेबल मार्कर। तो ये इसमें किसी प्रकार की कोशिका जीवित या मृत नहीं होती है, उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है या बढ़ती नहीं है,
यहाँ पे बस इतना होता है कि वो ऐसा कोई उत्पाद बनाती है वो कोशिका जिसके अंदर की जीन ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड कोशिका ऐसा उत्पाद बनाती है जिसे हम बिना किसी सिलेक्शन के सिर्फ देख के अपने आइज़ के द्वारा हम उसको पहचान के अलग कर सकते हैं। इसका मतलब या तो वो कोई नॉर्मली तो कुछ ऐसा कलर बनाती है, या वो फ्लोरेसेंस मतलब वो चमकती है, या उसमें कुछ अलग कलर उत्पन्न होता है जिसके द्वारा हम उन कोशिकाओं को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमारा रिक्वायर्ड जीन ट्रांसफ़र हो चुका है। अब यहाँ पे ये है कि रिपोर्टर जीन भी एक टर्म आता है, अब हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन रिपोर्टर जीन भी एक प्रकार का स्कोरेबल मार्कर जीन ही है। रिपोर्टर जीन के साथ में अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो वहाँ पे प्रमोटर्स और रिपोर्टर जीन बहुत आसानी से बहुत अधिक उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि वो ये होता है कि वो ऐसे जीन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं उस पर्टिकुलर कोशिका में जाके। एक्सप्रेस मतलब उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो वो एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, तो वो बताएंगे कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ उस कोशिका के अंदर, तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ जाके कि हाँ मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो जैसे ही हमारे फॉरेन जीन के साथ में यदि हम कोई स्कोरेबल जीन या फिर रिपोर्टर जीन अटैच कर देते हैं, तो जैसे हमारा फॉरेन जीन ट्रांसफ़र होता है परपोषी के अंदर, होस्ट के अंदर, तो साथ में रिपोर्टर जीन भी ट्रांसफ़र हो जाता है और वो वहाँ पे रिपोर्ट करता है, वहाँ जाके वो एक्सप्रेस होता है, जिससे हम पहचान पाते हैं कि यहाँ पे वो जीन ट्रांसफ़र हो चुका है। इसका उदाहरण अगर हम लें, a marker gene for screening will make cells containing the gene look different। यहाँ मैंने बताया था आपको कि कुछ कोशिकाएं जो कि कुछ अलग रंग दिखाती है या कुछ डिफरेंट नज़र आती है, तो उसके आधार पे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके उदाहरण है ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन, जिसको हम GFP कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। ये जो जीन है GFP वाला जीन, यदि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एज अ फॉरेन जीन के साथ में, हम इसको अटैच कर देते हैं, दोनों जीन ट्रांसफ़र होंगे तो साथ में होंगे। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन ट्रांसफ़र करें, तो हमने क्या करा, उस डिजीज़ रेजिस्टेंस के साथ में GFP जीन भी साथ में अटैच कर दिया, और ये दोनों जीन्स फिर हमने ट्रांसफ़र कर दिए हमारे परपोषी के अंदर। होस्ट में जाने के बाद में GFP क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और यह एक फ्लोरेसेंस ग्रीन कलर उत्पन्न करेगा। मतलब जैसे ही हम उन कोशिकाओं को यूवी लाइट में देखेंगे, क्योंकि फ्लोरेसेंस आप जानते हैं कि ऐसा होता है कि पहले वो प्रकाश को लेता है, बाद में वो प्रकाश को एमिट कर देता है कुछ समय बाद में। तो यहाँ पे ये होता है कि यूवी लाइट में रखते हैं तो वो पर्पल जो यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करके, क्योंकि यूवी लाइट आप जानते हैं कि हाई एनर्जी लाइट्स होती है, उनको वह कन्वर्ट कर देता है थोड़ी लो एनर्जी में, तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की कोशिकाएं चमकती हुई नज़र आ जाती है, जिसके अंदर GFP जीन ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ग्रीन कलर की कोशिकाओं में यदि GFP ट्रांसफ़र हुआ है, तो साथ में आपका जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वाला जीन है, जिसको हम रिक्वायर्ड जीन या फॉरेन जीन बोल रहे हैं, वह भी ट्रांसफ़र हो चुका है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। दूसरा है GUS ऐसे, इसी प्रकार से यह भी बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूक्यूरोनिडेज is an excellent method for detecting the single cell by staining its blue without using any complicated equipments। यहाँ पे यह है कि इसके द्वारा जो कोशिकाएं वो ब्लू नज़र आती है। हम केवल डिटेल में प्रोसेस में नहीं जाएंगे, आप केवल नाम याद कर लीजिए, GUS ऐसे, GFP, और ये है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। इसे आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने PUC मार्कर पढ़ा था, PUC18 वेक्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने ब्लू वाइट सिलेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसके अंदर हम LAC-Z जीन काम में लेते हैं, जो कि होता है स्कोरेबल मार्कर जीन। LAC-Z जीन के अंदर यदि हमारा फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हो चुका होता है, तो आगे एक्सकेल वाला जो मीडिया हम काम में लेते हैं, तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जो हमने डिटेल में पढ़े थे। वापस हम देख लेते हैं, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी PUC के टाइम पे कि ये एक प्लाज्मिड है, जो कौन सा है, PUC18। इसमें ये जो रेड कलर का फॉरेन DNA हमने ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे जो आपको स्काई ब्लू कलर का जीन नज़र आ रहा है, वो तो होता है जिसमें LAC-Z जीन। LAC-Z जीन में हमारा फॉरेन जीन ट्रांसफ़र होता है, तो LAC-Z जीन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके अंदर वो खंडित हो गया है। और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का जीन नज़र आ रहा है, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ब्लू कलर का जीन तो ये निर्धारित करेगा कि हमारा ये जो वेक्टर है, पूरा वेक्टर, चाहे वो इस फॉर्म में गया हो, चाहे वो इस फॉर्म में गया हो, चाहे वो इस फॉर्म में गया हो, 3 प्रकार से इसमें जुड़ सकता है वेक्टर फॉरेन जीन। तो वो वेक्टर ट्रांसफ़र हुआ है नहीं, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
और जिस वेक्टर ट्रांसफ़र हो गया, तो वेक्टर में फॉरेन जीन किस प्रकार से अटैच हुआ है, तो वो 3 प्रकार से हो सकता है। ये नॉर्मली तो ये यही 1 एंड 2 ये 2 होते हैं, ये कभी कभार रेयरली ये चीज़ मिलती है। तो इसमें है कि फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हुआ है लेग जेड के अंदर, फॉरेन जीन ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, और तीसरा है फॉरेन जीन कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉरेन जीन यदि लेग जेड के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या होगा, लेग जेड जीन काम नहीं करेगा। लेग जेड जीन काम नहीं करेगा तो लेग जेड जीन की खासियत यह होती है कि वह एक्सगेल आईपीटीजी के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है। तो यहाँ पे यह है कि ब्लू कलर की कॉलोनी हमको कब मिलेगी, जब लेग जेड जीन के अंदर कोई जीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मतलब ये खंडित नहीं हुआ है। इन दोनों केसेस में यह खंडित नहीं हुआ है तो हमको ब्लू कलर की कॉलोनीज मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इस फर्स्ट केस के अंदर, जहाँ पे जो कि एक्चुअल में हमको सेलेक्ट करना है जो हमारे काम का है, जिसमें कि लेग जेड जीन के अंदर फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हो गया, वह खंडित हो गया है, तो यहाँ पे वह एक्सगेल आईपीडीजी के साथ में ब्लू कलर नहीं देगा, और यहाँ पे कॉलोनी का कलर क्या होगा, वाइट। तो आप आसानी से क्या करेंगे, जो वाइट कॉलोनीज़ है वही सिर्फ आपके काम की है, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो उस वाइट कॉलोनीज़ के द्वारा आप सिर्फ आप कलर देख के बिना किसी सेलेक्टेबल मार्कर को यूज़ किए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लू वाइट सिलेक्शन एक प्रकार का स्क्रीनेबल मार्कर है। तो आपको केवल 2 उदाहरण देना है पीबीआर का, जिसमें कि आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताएंगे, और ब्लू वाइट सिलेक्शन जिसमें कि आप स्क्रीनेबल मार्कर बताएंगे। तो उसके बाद में भी अगर आप, मैंने सिर्फ ये इसको इसलिए ऐड किया है इस प्लेट को, ताकि आप ये समझ पाएँ कि फ्लोरेसेंस किस प्रकार से दिखाई देती है। ये आप देख रहे हैं कि ये एक पादप कोशिका है, जिसके अंदर हमने फॉरेन जीन ट्रांसफ़र किया था। कौन सा, जीएफपी, उसका सिलेक्टेबल स्कोरेबल मार्कर था। तो जैसे ही फॉरेन जीन हम ट्रांसफ़र हुआ, या जो रिकम्बिनेंट कोशिकाएं हैं वह फ्लोरेसेंस दिखाती है यूवी लाइट के अंदर। ये देखिए चमकती हुई कोशिका नज़र आ रही है आपको। इसका मतलब वास्तव में इसमें क्या हो चुका है, रिकम्बिनेशन हो चुका है, इसमें फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हो चुका है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ जीएफपी एज अ नॉन कंडीशनल रिपोर्टर इज़ द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ जीएफपी इन लिविंग सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कोशिकाएं जीवित रहती है, और लिविंग सेल्स में हम बिना किसी प्रोसीजर के या बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को अपनाए सिर्फ यूवी लाइट में उस कोशिका को देख के पहचान सकते हैं कि क्या उसमें फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। such as the application or penetration of cells with substrate and product that may diffuse within or among cells। यहाँ पे हमें किसी प्रकार के किसी प्रोडक्ट की या कोई ऐसा रिएक्टेंट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम अगर जीयूसी की बात करें तो उसमें हमें एक पदार्थ चाहिए, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा जीन ट्रांसफ़र हुआ, हमने उसको यूवी लाइट में देखा और हमने पहचान लिया कि इसमें हमारा फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हुआ है। तो आज इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा है, मार्कर जीन्स पढ़े हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स और स्कोरेबल मार्कर्स। धन्यवाद।